कहाँ तक पहुंच गया? फर्स्ट ऑर्डर में मेरे ख्याल से विलेल्मी इक्वेशन तक पहुंच गए थे क्या? तो विलेल्मी इक्वेशन का डेरिवेशन बताना था। अभी इक्वेशन बताई थी बस। ठीक, फटाफट बैठ जाओ भाई। और भी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आते हैं। घर में काला चश्मा पहन के पढ़ते हो क्या तुम लोग? चलिए, तो कोई डाउट अभी तक किसी को, किसी पे? ठीक है, शुरू करें। टाइम हो गया ना, टाइम पे शुरू करना होता है। 2 मिनट बचे हैं अभी। तो इसका डेरिवेशन समझते हैं। बताइए, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता करनी पड़ेगी इसका डेरिवेशन समझने के लिए। तो आइए लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं पहले। आपसे कहते हैं लॉग ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? मैथ तो पढ़ी होगी। ठीक है, कहता है लॉग ऑफ ए बाई बी। लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स, एक्स जरा रहेगा। लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। फिर आधे बता नहीं पा रहे, कह रही यहां तक था अपना। लॉग लॉग काट दें तो लॉग ऑफ ए बेस बी। ये थोड़ा नया है आपके लिए, बाकी तो बताऊंगे। इसको समझ लें, नोट करें। तो लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, उसको समझे था। इतना खींचे जल्दी से। तो लॉग लॉग काट मत दिया करो, है ना। मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे थोड़ी काट दोगे। ऊपर लॉग ऑफ ए है ऐसा और नीचे लॉग ऑफ बी है, ब्रैकेट के बाहर तो वही है ना। तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई, क्या एक्स अपॉन वाई लिख देते हो? मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे नहीं काटते, फसल थोड़ी ही काटते हैं। अब देखिए, लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी जो होता है वो लॉग ऑफ ए बेस बी होता है। इसका क्या मतलब समझे एग्जांपल के तौर पे। अगर कोई कहता है कि लॉग ऑफ 2 बेस 10, इसका मतलब बताओ तो क्या लिखोगे? लॉग 2 अपॉन लॉग 10। लॉग 2 कितना होता है? लॉग 10। तो आंसर कितना आएगा? तो ये जो 0.3010 वैल्यू होती है किसकी होती है? लॉग 2 बेस 10 की होती है। तो लॉग 2 बेस ही कर दें तो बदल जाएगी, बराबर। ठीक है, खींचते जाए। तो 2 बजे का मतलब 2:05 मान के चलते हैं हम लोग, नहीं कि 2:05 तक बोलना शुरू करेगा। 2 का मतलब 2 होता है, मतलब अपनी क्लास में, जब तक कोई बहुत भारी दिक्कत ना आ जाए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, मान लें आपसे कहता है कि log ऑफ a बेस x इज इक्वल टू y, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बताएं, x टू द पावर y इज इक्वल टू a लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखते हैं? देखो, इसका जो बेस है, किसका? a का। a के बेस में क्या लिखा हुआ है? तो इसका बेस इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा? x पावर y। और जिसकी जमीन देखो, a की जमीन सरक गई, तो a की जमीन सरक गई तो फिर a कहाँ आ जाएगा? जमीन पे। देखिए, जिसकी जमीन सरक गई, x इधर आ गया, x टू द पावर y बन गया, ये इधर आ गया। ये आसान तरीका है। अब अगर आप समझना चाहते हैं वाकई कैसे हुआ है, ये तो बताने की तरीके की बात है केवल। ये कैसे वाकई हुआ है तो सॉल्व करके बता सकते हैं क्या? दूसरा तरीका देख लें। बताएं, अगर मैं इन दोनों में से कोई एक बात एज्यूम कर लूं, मान लो इसको एज्यूम कर लूं और दूसरा प्रूव कर दूं, तो प्रूव हो जाएगा? और ठीक है क्या? तो मान लिया कि ये दिया हुआ है। दिया हुआ है मतलब कि किसने दिया है? सवाल बनाने वाले ने मान लीजिए आपको ये दे दिया, और फिर जल्दी से बैठ जाओ, फटाफट जहां खड़े वहीं बैठ जाए करो, जहां जगह मिले। ठीक है, तो x टू द पावर y इज इक्वल टू a है मान लीजिए। तो अगर आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें, तो लॉग अप्लाई करेंगे, इधर बन जाएगा ऐसा, इधर बन जाएगा ऐसा। इधर क्या बन जाएगा? y log x। इधर क्या बन जाएगा? log a। इसको क्या लिखोगे बताओ? log a बाई, फिर इसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ a बेस x। अभी पढ़ा था ना पीछे, ये तो बताइए क्या प्रूव हुआ? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस x। कहां से चले थे? यहां से यहां पहुंच गए, इसका मतलब दोनों बातें कनेक्टेड। तो अगर इन दोनों में से एक सही है तो क्या दूसरा भी सही है? अगर ये वाला सही है तो ये वाला सही है, और ये सही है तो फिर ये सही है। यही तो लिखा है। क्या सस्ते में दिखाइए तो सस्ते में ऐसे कर लीजिए। एक ही जमीन में कौन है? इसकी जमीन सरका दो, जमीन सरक जाएगी तो एक्स पावर वाई बन जाएगा। जिसकी जमीन सरक जाती है वो जमीन पे आ जाता है। इसलिए निगाह हमेशा जमीन पे बनाए रखिए। ज्यादा देर तक ऊपर वही रहता है जो जमीन पे निगाह बनाए रखता है। समझ रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा वार जमीन से ही होता है। ठीक है, तो ठीक है। एक्सक्यूज्ड। हम्म। पीछे ये जब ये चल रहा था तो तुम यहीं थे या नहीं थे? अभी आए हो क्या इसके होने के बाद? ये होता है देर से आना, फिर ये कहना ऐसा भी ठीक नहीं। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कल भी हो जाना, हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर परिस्थिति में समान स्वभाव से रहता हूँ ना। कोई लेट आए, कोई जल्दी आए, कोई ना आए, कोई आता ही चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उठ चुके हैं इन सब चीजों से ऊपर, है ना। आइए देखें। अब आपसे कह रहे हैं भाई साहब ये कैसे आया, ये वाला, ये पीछे प्रॉपर्टी बताई चाचा। देखो, अगर लेट आए हो तो सुनो इसको। लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी जो होता है वो क्या होता है? लॉग ऑफ ए बेस बी। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। नहीं, ये सब नहीं करना है। लॉग ऑफ 2 बेस 10 है अगर मान लीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे आप? लॉग 2 अपॉन, ये प्रॉपर्टी है किसकी? लॉग की। इसी का प्रयोग किया गया है। लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी को क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ ए बेस बी। बराबर। गेट खोल दो थोड़ी देर के लिए, भी और आएंगे। ऐसे ही लोग नीट के एग्जाम में भी लेट पहुंचते हैं, आदत लगी रहती है। फिर उसमें गेट पे रोक लिया जाता है। हुआ है कभी आपके साथ? तो कहते हैं अंदर जाने दो, अंदर जाने दो प्लीज, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो नहीं जाने देते। ये कन्फर्म है बिल्कुल। अगर आप 5-10 मिनट भी लेट हो गए ना, तो खेला खत्म है। फिर वो अगली साल ही आएगा नंबर। तो वहां मत लेट होना। यहाँ तो फिर भी ठीक है, मैं मासूम आदमी हूँ।
चलिए भाई, तो ये है मामला। अब ये मामला है, तो बताइए इसकी मदद से आप क्या डिराइव करने जा रहे हैं? वो वाली इक्वेशन, ये वाली, ये इक्वेशन कैसे है, इस पे चर्चा करनी थी हम लोग को। तो ये सब प्रॉपर्टी समझ गए। चलो लेट आए, उसे प्रॉपर्टीज देख लेंगे। मेन प्रॉपर्टी इसमें ये वाली है, जो जनता लेट आई वो ये प्रॉपर्टी जरूर देखें, ये नहीं पता होगी आपको। लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी को लिखते हैं क्या? लॉग ऑफ ए बेस बी। ठीक है, अब अगर यहां तक की बात ओके है, ये भी एक प्रॉपर्टी आपको पता लग गई, तो इन सब के बेसिस पे इस पे आइए। ये वाला फॉर्मेट हम लोग कर चुके हैं, तो बताएं एल एन ऑफ सी नॉट बाई सी को क्या लिखते हैं? केटी। केटी हो जाएगा ना, तो जाके एल एन सी नॉट बाई सी को क्या लिख सकते हो बताओ? लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी, और बेस में कितना आ जाएगा? अब प्रॉपर्टी जो आपने ये वाली पढ़ी थी, इसको देखें ध्यान से। देखिए जमीन सरकाने वाली बात पढ़ी थी ना आपने, तो ए की जमीन में कौन है? तो एक्स इधर सरक गया था, तो ए जमीन पे आ गया था। वही देखिए यहाँ करेंगे, ये जो ई है वो कहां सरक जाएगा? इधर तो बन जाएगा ई टू द पावर, और ये कहां जाएगा? जमीन पे। तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? ई टू द पावर के टी इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐसा लिख दो, सी इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन ई टू द पावर, आगे चल के ऐसा बन जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन है? विल्हेल्म इक्वेशन। तो कहां से आई है? उसी इक्वेशन से आई है, थोड़ा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके। इसको बोलते हैं कौन सा फॉर्मेट है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो कंसंट्रेशन है और जो टाइम है, कंसंट्रेशन समय के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये अगर वाई एक्सिस पे आप लेंगे, तो ये किस एक्सिस पे? एक्स पे लेंगे, तो कैसा ग्राफ बनेगा? वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर, ऐसा रिलेशन है कुछ। तो बताइए कंसंट्रेशन का टाइम के साथ लीनियर रिलेशन है या एक्सपोनेंशियल? तो कंसंट्रेशन समय के साथ बदलता है, लेकिन एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके पहले जो आपने पढ़ा था वो कौन सा फॉर्म था? लॉगरिथमिक फॉर्म था। चलिए भाई, बढ़े अगले पॉइंट पे है। आपके पास एक और इक्वेशन है, देखिए ये वाला फॉर्मेट। इसको थोड़ा और समझें। देखिए इसको ऐसा लिख लें, लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। फिर ये बन जाएगा, देखो, लॉग ऑफ सी नॉट माइनस लॉग ऑफ सी। अब यहां पे अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में इसको लिखें, तो बताइए कांस्टेंट के टर्म में कौन कौन गायब हो जाएगा? के कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट पे गायब हो जाएगा। तो बताएं क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ सी नॉट माइनस लॉग ऑफ सी इज प्रोपोर्शनल टू टी। टी को टी माइनस जीरो भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन याद करिए, आपने जीरो से टी लगाया था। तो मैं आपको टाइम इंटरवल दिखाना चाहता हूं, तो बताएं कि फर्स्ट ऑर्डर की खास बात क्या है? जो कंसंट्रेशन का लॉग होता है, कंसंट्रेशन के लॉग का जो डिफरेंस होता है, कंसंट्रेशन के लॉग का जो डिफरेंस होता है वो अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली, ये खास बात है। कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या हर ऑर्डर में कुछ खास बात है? जैसे जीरो ऑर्डर में क्या खास बात थी? जीरो ऑर्डर की खास बात थी वहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपने करेस्पॉन्डिंग, पूरी बात बोला करिए, करेस्पॉन्डिंग वर्ड बोलना आवश्यक क्यों है, समझ पा रहे हैं?
क्योंकि किसी का कंसंट्रेशन डिफरेंस किसी के टाइम के प्रोपोर्शनल थोड़ी हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो अपना वाला अपने वाले के साथ खेलेगा। लिखें इसको बना। तो फर्स्ट ऑर्डर कभी आपको पहचाननी है तो क्या करें? आपको मान लीजिए डेटा दे दिया, पूछा है कि ऑर्डर पहचानिए, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है? कंसंट्रेशन का क्या लें? लॉग। फिर क्या करें? उसका डिफरेंस निकालें। फिर क्या करें? देखें वो जो डिफरेंस है क्या वो अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक सवाल लिखते हैं। चलें, सवाल लिखें। यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल T1 है, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल T2 है। आपको बताना है T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का डेटा है तो ये लोग कौन है? ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। करने की एक्टिंग करें। लो मुझे दे दो, बोतल गिर रही है, क्या गिर रहा है? कुछ बार बार गिर रहा है, मेरे को दे दो, संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारा बोझ हल्का कर देंगे। कुछ आपसे ना संभली तो मेरे दे दिया, ठीक है, कॉपरेट करते हैं। तो ये है, बताएं कौन सा आंसर आएगा भाई? दूसरा सही जवाब। कितनों का आया? देखें क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले ये जो दिए ये कौन है बताएं? ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे आप? लॉग। इन तीनों के ऊपर लॉग अप्लाई करें। पहले वाले पे लॉग अप्लाई करो, क्या बन जाएगा बताओ? लॉग ऑफ a टू द पावर 45। इस पे लॉग अप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? लॉग ऑफ a टू द पावर 30। इस पे a टू द पावर 10। फिर बताएं, प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, इसको क्या 45 लॉग ए लिख सकते हैं? इसको 30 लॉग ए लिख सकते हैं? इसको 10 लॉग ए लिख सकते हैं? फिर क्या करेंगे? लॉग का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 45 लॉग है, 30 लॉग है, कितना डिफरेंस? 15 लॉग है। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 30 और 10 20 लॉग है। तो ये जो अभी तक आपने निकाला है ये 15 लॉग है और ये 20 लॉग है, ये कौन है? ये कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस है। क्या ये कंसंट्रेशन के लॉग का डिफरेंस? तो बताइए ये कंसंट्रेशन के जो लॉग का डिफरेंस है वो अपने करेस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल के डायरेक्टली, तो ये वाला किसके प्रपोर्शनल होगा? T1 के या T2 के? T1 के। ये अपने साथ खेलेगा करेस्पॉन्डिंग। ये वाला किसके प्रपोर्शनल होगा? अच्छा, करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हैं आप? इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका टाइम भी बड़ा होगा। करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ रहे हैं? ये वाला अपने वाले के साथ खेलेगा, ये वाला अपने वाले के साथ खेलेगा। मतलब क्या है? मतलब ये इन दोनों में जो बड़ा होगा उसका टाइम भी बड़ा होगा। इन दोनों में जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका उसका टाइम भी उतना ज्यादा बड़ा होगा। इन दोनों में जो जितने गुना होगा किसी से उसका समय भी उतने गुना होगा। समझ रहे हैं? तो ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच में जो रेशियो हो वो रेशियो टाइम इंटरवल के रेशियो से मैच कर जाए। तो बताएं इन दोनों में क्या रेशियो है? 15 और 20। लॉगे लॉगे तो कट लेगा ना, तो वही टाइम इंटरवल के बीच में भी होगा।
तो 15-20, 15-20 मतलब 3-4, ठीक है। 3 बजे तक भी लोग आएंगे मुझे लगता है। कह रहे मैं 3:24 पे आया हूँ, कुछ पढ़ा सकते हो मुझे? कई लोग किसी और मकसद से निकलते हैं, तो जब पूरा नहीं होता तो क्लास में आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। कहने चलो अब आज क्लास ही सही, तुम अपनी कर लो मैं अपनी कर लेता हूँ, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब इस प्रश्न को लगाने का एक दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या है, जे क्या कहता है समझिए। आपको लॉग अप्लाई करके इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, इसकी पावर को देखिए। पावर कितनी है? 45। इसकी पावर कितनी है? और इसकी पावर कितनी है? तो पावर का डिफरेंस निकालिए। 45 और 30 के बीच में कितने का अंतर है? 30 और 10 के बीच में पावर के बीच का अंतर निकालिए, उन दोनों के बीच का रेशियो निकालिए। 15 और 20 यानी कि 3 और 4, ये आंसर। कितना समझ में आ गई बात? ऐसा क्यों किया? ये फुल प्रूफ मेथड क्यों है? क्योंकि देखिए जब आप कंसंट्रेशन पे लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग अप्लाई करने पे जो पावर होती है वो जमीन पे आ जाती है। देखिए लॉग की खास बात है, जो पावर होगी तो लॉग, कई लोग लोग बोलते हैं इसको, तो ऐसे याद रख लीजिए, लोग पावर को जमीन में ले आते हैं। तो बताइए जब पावर को जमीन में आना ही है तो फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे, तो पावर का ही तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि लॉग है तो लास्ट में कट जाएगा। तो ये हमेशा सही है जो बात है। तो आपको क्या देखना है? सिर्फ पावर का डिफरेंस और खत्म करिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अब ऐसा कोई सवाल आएगा तो जल्दी कर लेंगे क्या? आओ देखें इसी बात को। ये बता दो फिर। अभी क्या बिना पेन चलाए हो जाएगा आपसे? ये वाला 30 है भाई। 45, 30, 20 बताएं। तो इस बार कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर आपका दिमाग चलता है तो सीधे जुगाड़ लगाई, खत्म करिए एक लाइन में। फर्स्ट ऑर्डर का डेटा है, पावर का डिफरेंस निकालें। बताइए पावर का डिफरेंस यहां से यहां कितना? 45 और 30, 30 और 20, 15 और 10 का रेशियो निकालो। 5 3 15, 5 2 10। ठीक है, इतना ही करना होता है। वहां पेपर में देखिए सवाल अगर आया तो केवल इतना ही करना होता है। डेटा वो देगा आपको, टेबल के फॉर्म में देगा, जैसे भी देगा उसकी इच्छा। फिर डालिए हाफ लाइफ। आधी जिंदगी का मतलब आपको पहले ही बताया गया, जीरो ऑर्डर में। क्या मतलब था? जितने समय में क्या चाहते हो? लाइट बंद करना चाहते हो? भाई कुछ अलग ही चीज कर रहा है। क्या ठंडा लग रहा है? गर्मी लग रही है? कितनी गर्मी लग रही है? ठंडी? फीलिंग्स है इसका मतलब, बाकी लोगों में फीलिंग्स नहीं है। देखिए पढ़ते समय आपको कुछ लगना नहीं चाहिए, अगर आपको लग रहा है तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ाते समय और पढ़ते समय सिर्फ एक ही चीज लगनी चाहिए, पढ़ाने वाले को पढ़ाने का एहसास और पढ़ने वाले को पढ़ने का एहसास। अगर इसके अलावा कोई भी अनुभूति आपको हो रही है तो यानी कि कार्यक्रम सही नहीं चल रहा है किसी एक दृष्टिकोण से। वो आपका भी हो सकता है और मेरा भी हो सकता है। आगे बढ़ते। आपने कभी देखा कि मैं पंखा कभी बंद करता हूं पढ़ाते वक्त आते समय, या कभी उससे बात करूं कि एसी सही करो? यही यही आपको समझना होगा कि आपका पढ़ने का है। जब आप ये समझ जाएंगे कि जितना मैं पढ़ाने में ईमानदारी कर रहा हूं उतना पढ़ने में करिए। अगर आपने 30 सेकंड अपने बर्बाद किए, मैंने 30 सेकंड अपने बर्बाद किए, बराबर है बात। इसको समझना होगा। तो आपका दिमाग पूरा फोकस्ड होना चाहिए यहाँ पे, और कुछ विचार मन में ना आए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपकी इच्छा है, बाकी तो आप समझदार। देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन C0 है, फाइनल कंसंट्रेशन अगर C0/2 हो गया तो जितने टाइम इंटरवल में ऐसा हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे?
तो बताएं फर्स्ट ऑर्डर के अंदर फॉर्मूला क्या है, 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी। सी की जगह क्या लगाएं भाई, अगर आपको टी हाफ चाहिए तो सी नॉट बाई 2, जैसे लगाएंगे सी नॉट से सी नॉट, आंसर बताएं। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ 2, लॉग 2 कितना होता है, इतना कीजिए। लॉग मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शन है। साइन मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शन है। हर मैथमेटिकल फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो जरूरी थोड़ी है। साइन कॉन्स्टेंट सब ट्रायंगल से रिलेटेड है तो जरूरी थोड़ी लॉग भी ट्रायंगल से रिलेटेड हो। लॉग में एडिटिव रूल चलता है, लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बी अगर आप जोड़ते हैं, लॉग ऑफ ए इंटू बी करते हैं तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी आता है। ये साइन में नहीं होता। अब आप ये क्यों नहीं पूछते कि ये साइन में ऐसा क्यों नहीं होता, आप कह रहे हैं साइन और टेन में ट्रायंगल थ्योरम वगैरह लगती है तो लॉग में क्यों नहीं लगती है। इसका फिजिकल मीनिंग सिंपल है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो दो अलग अलग वेरिएबल्स को जोड़ देता है। जैसे लॉग ऑफ ए इंटू बी को आप लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी जोड़ दें। दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करने का एक फंक्शन है सिंपल। जरूरी नहीं कि हर का मैथमेटिकल कोई रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ई टू द पावर एक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बताएंगे, फंक्शन है। साइन टेन कॉस ये सब ट्रायंगल से रिलेटेड है। जरूरी नहीं कि जैसा साइन कॉस के साथ हो रहा वैसा इसके साथ भी। ये सिंपल एक मैथमेटिकल फंक्शन। और ये आया कहां से, ये ई से आया है, एक्सपोनेंट से। इसका जन्म हुआ है एक्सपोनेंट से। सबसे पहले कौन आया, ई टू द पावर एक्स, फिर वहां से फिर लॉग अप्लाई किया गया, फिर एक्स को नीचे लाने के लिए लॉग अप्लाई किया गया। बेसिकली आप ये कह सकते हैं किसी पावर वाले वैल्यू को नीचे लाना है अगर आपको, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, लॉग। जैसे 2 टू द पावर 3, आप 3 को नीचे लाना चाहते हैं, कैसे आएगा, सिर्फ एक ही फंक्शन है, कौन, लॉग। ये इसका फिजिकल यूज, बाकी कोई मैथमेटिकल यूज नहीं है इसका ऐसा, जैसा ट्रायंगल थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो चलें भी, लॉग 2 की वैल्यू बताएं, 0.3010। बताएं हाफ लाइफ कितनी आ गई, टी हाफ की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लें तो ऐसा मामला। इसको देख करके आपको क्या लगता है, इसमें कहीं भी सी नॉट का टर्म नहीं है, देखिए। यानी कि जो हाफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब आप कहां से आधा कर रहे हैं इस बात से हाफ लाइफ को कोई मतलब फर्स्ट ऑर्डर में नहीं है। जैसे आप 100 से आधा करके 50 पे जा रहे हैं, या फिर कल को आप 50 से आधा करके 25 पे जा रहे हैं, इस बार जो हाफ लाइफ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से अदा करें। लेकिन ऐसा किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर में। भाई अरे भगवान, गजब मामला चल रहा है। ऐसा किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर में। कि नहीं पावर मेरे को जीरो दिख ली इसलिए जीरो निकल गया मेरा। उल्टा होता है, जीरो में पावर 1 आती है और 1 में किस किस रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, हाफ लाइफ वाली। तो अगर आप मान लो याद करने वाली पार्टी, तो ऐसे याद रखिए कि यही अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पावर क्या आएगी, जीरो। और जीरो ऑर्डर है तो 1। एक लाइन लिखें, it means that the half life, it means that the half life of
any given first order reaction will be always constant, कैसा स्टेटमेंट है, सही है गलत है? कि तो कहते सही स्टेटमेंट है, पढ़ ले लिखा हुआ कि तुमने गलत है, बाकी कुछ कहते नहीं है। ये कुछ नहीं कहने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। कुछ तो कहो भाई, हाँ ना कुछ तो। देखिए आपसे कह रहा है कि हाफ लाइफ जो होती है किसी दी हुई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमेशा कांस्टेंट होती है ना। आप एक सवाल लिखें, क्या लगता है? किधर कहते हैं डिक्रीज होगी, इंक्रीज, सेम, कह नहीं सकते। देखिए हाफ लाइफ जब आप लिखते हैं तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है उसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब फॉर्मूला ये वाला। इसमें ध्यान दें नीचे डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, जो आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है। अभी आप शायद ये बात ना जानते हो, लेकिन आर्हेनियस इक्वेशन से बात जान जाएंगे आगे। तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है। अगर आप नहीं जानते आर्हेनियस तो भी समझ सकते हैं। बताइए जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम में पार्टिकल में कोलिजन्स बढ़ेंगे, तो इनमें इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा होंगे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी बढ़ेगा। और रेट अगर बढ़ेगा तो फिर के भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट जो होता है वो ऐसा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो यही लिखेंगे ना। तो बताएं इसमें से अगर आपने मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेट तो बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो बताइए ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये तो बदला नहीं। टेम्परेचर बदलने से कंसंट्रेशन थोड़ी बदल जाएगा। तो अगर ये बढ़ा है तो उसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा। तो बताइए अगर आपसे कहता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे आर का क्या होगा, बढ़ेगा, तो के का भी क्या होगा, और क्या दोनों सेम रेशियो में बढ़ेंगे? तो कल को क्या 3 गुना अगर रेट हो गया तो 3 गुना रेट कांस्टेंट भी हो गया होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ने पे के की वैल्यू बढ़ती है, के बढ़ेगा तो टी हाफ घटेगा, तो आंसर कौन सा? अब वो बयान पढ़िए जो अभी आपने लिखा हुआ है। वो कह रहा है किसी दी गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का आंसर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हमेशा कांस्टेंट होता है तो टेम्परेचर बदल दे तो बदल जाता है, फिर कांस्टेंट कैसे हुआ? तो आगे लिखिए कॉमा, उसको सही करिए, मतलब वो अधूरा बयान उसको पूरा करें। आगे लिखें कॉमा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कॉमा लगाएं, आगे लिखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब सही बयान है क्या? यानी कि अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो फिर हाफ लाइफ कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में ये बात होगी। अगर आप के पे डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं कहां से भाई साहब? हाँ, क्या मुस्कुराते हो पूछते हैं भाई। जीरो ऑर्डर में क्या फॉर्मूला होता है बताओ? सी नॉट बाई 2 के। तो पहली बात तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट ही नहीं है, तो कब कांस्टेंट होगी ये पूछने का सवाल ही गलत है, क्योंकि वो तो सी नॉट पे डिपेंड करती है। अगर आप सी नॉट को फिक्स कर दें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ेगा और हाफ लाइफ गिरेगी, ऐसा प्रश्न ही नहीं बनेगा। हाफ लाइफ वेरिएबल है। चलें भैया, एक सवाल और लिखें। कह नहीं सकते, कैन नॉट से इंग्लिश में, हिंदी में कह नहीं सकते।
T1 by T2 फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पता है? बताएं 4A से अगर 2A पे गए तो क्या हुआ? आधे हो गए क्या? पहली बार आधे हुए तो क्या बोलेंगे इसका? फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर बताएं 2A से आप क्या हो गए? ए हो गए। ये ए है भैया, जीरो नहीं है ना। तो बताइए दोबारा भी आप आधे हुए तो क्या बोलेंगे? सेकेंड हाफ लाइफ। क्या दोनों हाफ लाइफ बराबर बराबर है? हाफ लाइफ देखिए इस बार डिपेंड नहीं करती किस पे, कि आपने शुरू कहां से किया था। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ लाइफ है उसकी काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, लेकिन जब उसकी काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी तो उसका इनिशियल कौन है? 4 है। फिर जब आप दूसरी हाफ लाइफ काउंट करेंगे तो यहां से काउंट करेंगे, लेकिन उसका इनिशियल कौन है? तो क्या पहली हाफ लाइफ का इनिशियल पॉइंट 4 है और दूसरी का हाफ लाइफ का इनिशियल पॉइंट 2 है? क्या इनिशियल पॉइंट बदल गया है? लेकिन इनिशियल पॉइंट बदल जाने से इस बार हाफ लाइफ को कोई फर्क, और अगर फर्क ही नहीं पड़ता तो देखिए पीछे आपने रिलेशन लिखा हुआ है, सी नॉट कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क। अब ऐसे सवाल में हम मान के चलेंगे कि के की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा। जब कुछ नहीं दिया तो सवाल में क्या मान के चलेंगे आप कि टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है, के फिक्स है। तो हाफ लाइफ सी नॉट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो बताएं इनिशियल 4 ए लो चाहे इनिशियल 2 ए लो, आधी जिंदगी पे कोई फर्क? तो T1 और T2 दोनों कैसे हैं? सेम सेम। तो रेशियो कितना हो गया? तो बताएं अगर पहली वाली हाफ लाइफ 20 है तो अगली वाली 20 कहां से आ गया? एग्जाम पे। तो बताइए पहली वाली 20 मिनट तो अगली वाली, तो उसकी अगली वाली, तो क्या कहीं से कहीं आधा कर दूं तो 20 मिनट में ही आधा होगा? अगर ये रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो बताइए मैं ए से कल को A/2 पे चला जाऊं तो कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए A/2 से A/4 पे चला जाऊं, आगे चलते चलते मान लीजिए A/16 पे पहुंचा और वहां से A/32 पे जा रहा हूं, कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। तो अगर एक बार टाइम फिक्स हो गया आधा होने का, तो अब आप कहीं से कहीं आधे हो जाएं, आपको वक्त उतना ही लगने वाला है। ठीक है, ये क्या है? कागज आ रहा है अंदर, क्या ये उठाना जरा। हाँ बताओ तुम क्या पूछो। पावर वाले तरीके से? पावर धंधा नहीं, पावर वाले तरीके से क्या? यहाँ तो पावर में है ही नहीं ना, तो लॉग, अच्छा लॉग ले की बात कर रहे हो तुम। ले सकते हैं आप, इसका लॉग लें इसका लॉग लें, इनका डिफरेंस निकालें, इसका लॉग लें इसका लॉग लें, इसका डिफरेंस निकालें। करने की जरूरत कहाँ है इतना? सीधा सरल प्रश्न है, आप फालतू में कॉम्प्लिकेट करें। आपको तरीका आसान ढूंढना चाहिए, कठिन नहीं है ना, चीजें आसान बनाइए। ठीक है, क्या चिट्ठी विट्टी आई किसी? क्या क्या आया था बताओ? कागज उड़ रहे हैं हवाओं में। ट्रेन का टिकट आया है क्या किसी का? बताओ ELP आ रही, कह रही सवाल लगाओ मुझे। सवाल उड़ उड़ के आ रहे हैं। अद्भुत माहौल। आइए ग्राफ बनाते हैं, हिडन वैली ग्राफ्स। कितने ग्राफ बना सकते हैं? दो ग्राफ बना सकते हैं बेसिकली, एक लॉग वाला और एक जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट लिखा था वो वाला। दो ग्राफ है। तो पहले लॉग पे आइए। लॉग में कौन सा फॉर्मेट है हमारे पास? ये, इसको उठा लें। लॉग C0/C इज इक्वल टू KT/2.303। और भाई ये फॉर्मेट है, इसको थोड़ा ऐसा लिखना। लॉग C को उधर भेज दो, टाइम वाले को इधर ले आओ। चेक करिए मामला ऐसा हो गया। अब ये जो फॉर्मेट आ गया, ये इससे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में बताइए वाई एक्सेस पे किसको लेंगे? एक्स पे। तो बचा हुआ ये जो है
स्लोप बन जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये इंटरसेप्ट का काम करेगा। स्लोप के बारे में क्या विचार है आपके? स्लोप की वैल्यू बताएं देख करके। इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं? देखिए, इस पे सवाल ये बनेगा कि आपसे कहेगा एक ग्राफ है log c वर्सेस t और उसका स्लोप मैंने आपको दे दिया, ठीक है। स्लोप जब मैं आपको दूंगा तो कैसा दूंगा? नेगेटिव में दूंगा। उसी कोई वैल्यू होगी माइनस समथिंग, तो आप क्या करेंगे? इसके बराबर कर देंगे। इसके बराबर कर देंगे तो क्या निकल आएगा वहां से? के निकल आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए आपको रेट कांस्टेंट तक पहुंचना है तो क्या बता दें तो रेट कांस्टेंट तक पहुंच जाएंगे। log c वर्सेस t का स्लोप बता दें, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल यूज है, आगे काम आएगा जब सवाल लगाएंगे। इंटरसेप्ट के बारे में क्या विचार है आपके? अच्छा, स्लोप निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? देख रहा है क्यों? के तो पॉजिटिव है और माइनस लगा है तो स्लोप नेगेटिव हो गया, तो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। इंटरसेप्ट बताएं। log c नॉट, इसके बारे में क्या विचार है आपके? इंटरसेप्ट कैसा रखा जाए? पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो? पॉजिटिव क्यों? कोई एक व्यक्ति बताए, कौन बताएगा पॉजिटिव क्यों? कोई नहीं बोल रहा। भीड़ में बोलना आसान है, आप बताएं। इनिशियल पूरा बताओ, क्या क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, आगे क्या? प्रश्न मेरा क्या है? एकदम क्लियर प्रश्न है। प्रश्न मेरा है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या शून्य है? आप पॉजिटिव कह रहे हैं, तो पॉजिटिव का कारण क्या है? तेज तेज। सी नॉट की वैल्यू कैसी होगी? नहीं आ रहा। सी नॉट 1 से बड़ा होगा, तो जरूरी है कि हर सवाल में सी नॉट 1 से बड़ा? अच्छा, सी नॉट 1 से छोटा भी होगा तो भी पॉजिटिव ही होगा। मामला फंस गया है। आइए समझे, सुने। आप जो सोच रहे हैं वो सब फर्जी विचार है, उनको सही करिए। देखिए, होता क्या है कि आप एक चीज किताब में पढ़ लेते हैं, उसी को फिर सही मानते हुए फिर अपने तर्क तैयार करते हैं। पहले आप सच जान लेते हैं कोई एक और फिर तर्क तैयार करते हैं। ऐसा मत करिए, न्यूट्रल होकर सोचिए। देखिए, जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में नेगेटिव स्लोप तो बनेगा, तो समझ में सबको आ रहा है, यानी कि ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। इंटरसेप्ट के बारे में अगर आप इसको ऐसा बना रहे हैं जैसा कि किताबें बनाती हैं, आप सवाल में कभी देखें तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ही मिलता है ना log c वर्सेस t का। ये कैसा इंटरसेप्ट मान के ग्राफ बना रहा है वो? पॉजिटिव। और स्लोप कैसा मान रहा है? ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे एक दो प्रश्न पहले पूछूं कि क्या ये ग्राफ नीचे जाना चाहिए? क्यों? अच्छा चलो, इससे भी आसान प्रश्न पूछते हैं पहले। क्या ग्राफ इसके इधर जाना चाहिए? क्यों? टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसके नीचे जा सकता है? किधर जा सकता है? किधर नहीं जा सकता? अच्छा, क्यों नहीं जा सकता? कौन कारण बताएगा? नीचे चला गया तो क्या दिक्कत है? कंसंट्रेशन नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, यहाँ तो लॉग सी है। फिर से खिलवाड़ हो गया। देखिए, वेरिएबल ही बदल चुका है। आप क्या बोल रहे हैं कि नीचे जाने पे क्या नेगेटिव हो जाएगा? कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन की तो एक्सिस ही नहीं है, ये किसकी एक्सिस है? लॉग ऑफ कंसंट्रेशन की। तो क्या लॉग ऑफ कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? नीचे जाएगा तो यहां से होता हुआ जाएगा, और अरे नीचे जाएगा तो यहां से होता ही जाएगा ना। और यहां से होता हुआ गया तो फिर यहाँ क्या हुआ? क्या रिएक्शन खत्म हो गई है? और रिएक्शन खत्म हो गई तो फर्स्ट ऑर्डर तो कभी खत्म नहीं होती। चल क्या है? फिर से आप उसको कहेंगे ये तो लॉग ऑफ सी है, ये सी थोड़ी है। आप बार बार वहीं अटके हुए हैं। कहां पे? मैं आपको सी वर्सेस टी से निकाल के ला रहा हूं, आप वहीं अटके हुए हैं। बताइए, ग्राफ किसके पीछे बना रहे हैं? जीरो ऑर्डर में जो ग्राफ बनाते थे वो कौन सा था? वो सी वर्सेस टी था। अभी फर्क है दोनों में। अब ग्राफ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, इन सब पे चर्चा करते हैं। देखिए, पीछे तो नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि टाइम नेगेटिव। ठीक है। अब अगर आप पहली चीज तो यहां पे कट करा रहे हैं तो आप इंटरसेप्ट को कैसा मान रहे हैं? तो जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो आपको बगल में लिखना चाहिए, बगल में आपको ये लिखना चाहिए कि मैंने एज्यूम किया है ये ग्राफ बनाते वक्त कि जो सी नॉट है मेरा वो 1 से बड़ा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सवाल में सी नॉट 1 से बड़ा हो। और अगर सी नॉट 1 से छोटा हो गया तो इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। पीछे आपने जो कहा था कि इंटरसेप्ट हमेशा ही पॉजिटिव होगा,
मान लीजिए एक प्रश्न दे दिया किसी ने आपको, उसने बोला इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, बताएं लॉग सी वर्सेस टी का इंटरसेप्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लॉग 0.1 कैसा होता है? -1। समझ में? अब ऐसे प्रश्न पूछते नहीं क्योंकि ग्राफ आपको हर किताब यही पढ़ाती है इधर वाला, लेकिन ये लिखती नहीं है बगल में। क्या लिखना चाहिए उसको साथ में? कि वो अपने सवाल में मान के चल रही कि C0 1 से, जब C0 1 से बड़ा होगा तो बताइए जो इंटरसेप्ट होगा इसे आप क्या मान के चल रहे हैं? आप पॉजिटिव मान के चल, लेकिन ये पॉजिटिव तभी होगा जब C0 1 से। हर प्रश्न में जरूरी थोड़ी है कि C0 1 से बड़ा हो। क्या हर सवाल में C0 इनिशियल कंसंट्रेशन 2 3 4 ही लेंगे आप? क्या 0.1 0.2 ले लेंगे तो क्या कोई मारने लगेगा? ले सकते हैं सवाल के अंदर, तो वो भी गलत नहीं है। तो पहली बात तो आप एज्यूम करके चल रहे हैं कैसा? C0 1 से बड़ा है। अगर नहीं मानेंगे तो इंटरसेप्ट बदल भी सकता है, ये इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन ये ग्राफ ही फॉलो करते हैं लोग, तो यहां बगल में लिखना चाहिए। दूसरी बात कहिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरे पॉइंट पे आए तो बताइए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये थीटा मिल गया, इसके ऊपर 10 अप्लाई कर लें, ये tan थीटा है। tan थीटा कौन है? स्लोप की वैल्यू बताएं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप नेगेटिव है, तो बताएं -k/2.303 ये तो नेगेटिव ही होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बताएं अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसको आगे बढ़ने दें। एक और बात पे है, अगली बात क्या है? अगली बात ये कि ग्राफ यहां पे कट करेगा कि नहीं करेगा? यहां पे कट किया तो क्या हो जाएगा? बताइए यहां पे क्या सी जो होगा कंसंट्रेशन वो 0 हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे लॉग सी 0 होगा। लॉग सी 0 होगा तो सी कितना होगा? अच्छा, यहां पे नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ लॉग सी निगेटिव हो जाएगा। सी निगेटिव नहीं हुआ है मेरे दोस्त, क्या निगेटिव हुआ है? तो सी कैसा हो गया होगा? 1 से छोटा। यहाँ पे जो आप मान के चल रहे हैं ये वाला पोर्शन कैसा है? यहाँ सी कैसा है? 1 से बड़ा, तो लॉग सी कैसा है? पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन कैसा लिया होगा? 1 से बड़ा, तो इसीलिए लॉग सी कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो गया? कंसंट्रेशन 1, तो लॉग सी कैसा हो गया? 0। यहाँ पे क्या हो गया? कंसंट्रेशन 1 से छोटा भी हो सकता है, तो लॉग सी नेगेटिव। तो क्या ग्राफ नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। ग्राफ कहीं भी जा सकता है, इंटरसेप्ट कहीं भी हो सकता है और ग्राफ भी कहीं भी जा सकता है। अब जब वहां नीट में सवाल आता है तो इतनी बातें वो करते नहीं है ना, वो आराम आराम से आपसे बातें करेंगे। वो कैसी बातें करेंगे वो भी सुन ले। वो ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो आपसे कहेंगे कि मेरे को बस पैटर्न बता दो। पैटर्न बताने के नाम पे आप उसको बस ऐसे बता देते हैं। आप कहते हैं ना यहाँ कट कराओ ना यहाँ कट कराओ, कोई दिक्कत ही नहीं, जीवन आसान। कह रहे इंटरसेप्ट वगैरह की कोई चर्चा नहीं, कह रहे लॉग सी वर्सेस टी कैसा ग्राफ, सरल लग। सवाल क्या आते हैं नीट में? कहते हैं कि बताएं इसमें ऑर्डर पहचानिए, इस ग्राफ को देखिए और ऑर्डर पहचानिए, तो पहचान लेंगे? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 0 1 2 3, क्या टिक करेंगे? ये सस्ता सवाल है। दूसरा प्रश्न सुने, कहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कौन सा ग्राफ सरल रेखा आता है? तो आप टिक कर देंगे लॉग सी वर्सेस, उसका स्लोप कैसा आता है? नेगेटिव। फिर कहेगा उसके स्लोप से आप निकाल क्या सकते हैं? तो आप कहेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू। यही सब पूछा जाता है, लेकिन बारीक बातें करें तो बारीक बातें ये सब। अच्छा प्रश्न बना भी सकता है वो। कभी उसने कह दिया कि मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को कैसा ले लिया? 0.1 ले लिया, अब बताइए इंटरसेप्ट कैसा है? अब नेगेटिव। खींचो। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है। तुम लोगों ने मैथ्स छोड़ के अच्छा ही किया वैसे, कठिन बात पूछी काफी, कठिन बात का जवाब अलग से दे देते हैं। इनका कहना है कि इंटरसेप्ट अगर नेगेटिव हो जाएगा तो स्लोप, स्लोप नेगेटिव कैसे होगा? पॉजिटिव हो जाएगा फिर, इनका लगता है ऐसा। बताइए ग्राफ 4 प्रकार के होते हैं, कैसा होता है? देखिए इसमें ऐसा बना है तो क्या है? स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। इंटरसेप्ट कैसा है? ठीक है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव बनाते हुए इंटरसेप्ट पॉजिटिव बना सकते हैं? अब कैसा है? इंटरसेप्ट कैसा है? स्लोप कैसा है? ठीक है। तीसरे ग्राफ पे ये यहां पे चल रहा है ऐसा, ये कैसा है? स्लोप कैसा है? इंटरसेप्ट कैसा है? ये लीजिए, स्लोप कैसा है और इंटरसेप्ट कुछ भी हो सकता है। आइए इधर नोट करें। तो मैथ्स ने तुम लोग को छोड़ा था, तुमने मैथ्स को छोड़ा था? दोनों अलग हो गए ये जरूरी था, दोनों साथ रहते तो बड़ी तकलीफ में रहते।
ना वो चैन से रहती हो ना तो। चले ये वाला जो पॉइंट है बताइए कि यहाँ पे रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है? नहीं, 100% कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है? सी जीरो होना। यहाँ सी थोड़ी जीरो हुआ है, लॉग सी जीरो हुआ है। ये मत कह देना कि जहां कट किया वहां 100% कंप्लीट हो गई। सोचिए कंप्लीट हो जाती तो नीचे क्या कर रही फिर जाके? जब खेल यहीं खत्म हो गया तो नीचे क्या करेगी? तो कंप्लीट नहीं हुई है। सी जीरो नहीं हुआ है, सी वन हुआ है। लॉग वन जीरो होता है। तीन वैल्यूज लिख लें, अगर नहीं लिखी पहले लिखवाई थी मेरे ख्याल से। तीन वैल्यूज लिख लें, कौन कौन से? लॉग वन कैसा होता है? लॉग टू कैसा होता है? 0.3010। लॉग पॉइंट वन कैसा होता है? -1। तो तीन बातें दिमाग में रखिए। वन का लॉग लेंगे तो क्या आएगा? बोलो। वन का लॉग जीरो। वन से बड़ी चीज का लॉग पॉजिटिव। वन से छोटी चीज का लॉग। तो इनिशियल कंसंट्रेशन इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बताएं, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, और पॉइंट वन भी हो सकता है। तो इंटरसेप्ट भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हम जनरली कौन सा केस फॉलो करते हैं? ये वाला। ये वाला मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को कैसा मानते हैं? वन से बड़ा। एक और ग्राफ बनाएंगे, कौन सा? ये हो गया। बताएं यहां पे अगर इंटरसेप्ट कोई आपको दे तो सवाल क्या बनेगा? न्यूमेरिकल बनाओ इस पे। इस पूरे ग्राफ पे कितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं? देखिए, कहेगा कि मैंने इस ग्राफ को बना दिया और कहता है कि इसका इंटरसेप्ट मैंने आपको मेजर करके दे दिया। कहा कि इसकी कुछ वैल्यू, कुछ भी दे सकता है। वो वैल्यू दे सकता है आपको ऐसी। मान लीजिए उसने कहा कि इंटरसेप्ट इतना है। बताइए इंटरसेप्ट इतना है तो ये किसकी वैल्यू है? लॉग सी नॉट की। तो सी नॉट कितना है? सी नॉट 2 है। तो यहां से आपको क्या दे दिया उसने? सी नॉट। फिर वो आपको क्या दे देगा? स्लोप दे देगा। स्लोप की वैल्यू लगा देंगे, वहां से क्या निकाल लेंगे? के निकाल लेंगे। तो स्लोप से के मिल जाएगा, इंटरसेप्ट से सी नॉट मिल जाएगा। कितनी चीजें सॉल्व हो गई? दो। कौन कौन? सी नॉट सॉल्व हो गया और के। फिर वो आपसे चाहे तो कुछ और भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कहेगा ये वाली जो, कुछ भी पूछ सकता है, बहुत सारे सवाल बना सकता है इसके बाद। देखिए एक सवाल आपसे ये बना सकता है, कहेगा हाफ लाइफ बता दो। यही सब न्यूमेरिकल आते हैं। आप देखिए किताबें लगाएंगे तो आपको यही तो मिलेगा कि आपको कहां कनेक्ट करता है चीजों को। कि कहां से कनेक्ट करके निकलवाया उसने? स्लोप से। फिर उसको यहां पुट करवा देगा, कहेगा टी हाफ बता दो, निकाल लेंगे। और पीछे आओ, और पीछे आओगे तो कहेगा यहां आ जाओ भैया, इस पे आ जाओ। इस पे आ जाओ तो बताओ सी नॉट निकाल चुके हो? के निकाल चुके हो? कहेगा सी की वैल्यू मैं तुम्हें दे देता हूं, बताओ उस समय कितना टाइम हुआ होगा जब कंसंट्रेशन इतना हो गया? कहेगा जब फाइनल कंसंट्रेशन इतना हो गया उस समय बताइए कितने टाइम बाद ऐसा होगा। तो क्या टी निकाल सकते हैं? या टाइम दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा? सी पूछ लेगा। तो इसी में सवाल घूमते रहते हैं। लौट है अगला ग्राफ। और सस्ते में आएगा तो ये सवाल आएगा, लॉग सी वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन किसमें होता है? फर्स्ट ऑर्डर। टिक करिए, निकल लीजिए। कभी कभी लॉग सी की जगह क्या लिख देगा वो? लॉग ऑफ ए माइनस एक्स। अब बताइए उसने ऐसा ग्राफ बना दिया, ना यहां कट कराया ना यहां कट कराया। तो वो आपसे पैटर्न जानना चाहता है। तो वहां भावुक मत हो जाइएगा कि भाई साहब यहां नहीं कट कराया तो गलत हो गया। ये गलत नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। समझ रहे हैं?
तो अगर उसने सच बताया है तो आप आगे बढ़ जाइए, पूरा सच उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं। तो ये मत कहिए पूरा सच क्यों नहीं बता रहे हो, ठीक बात। तो टिक करिए, निकल लीजिए। लॉग ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगला ग्राफ, ये इक्वेशन इस बार किसके बीच का ग्राफ बना रहा है, अब आया है सी वर्सेस टी। अब बताइए क्या बातें करेंगे, क्या ग्राफ इसके पीछे जाएगा, नहीं, क्यों, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके नीचे जाएगा, क्यों, अब आपको बोलना था कि कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, पिछली बार नहीं बोलना था, पिछली बार तो लॉग सी था। तो बताइए ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस ऑर्डर में, सभी ऑर्डर में। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ हमेशा एक ही क्वाड्रेंट में बनता है, कौन से क्वाड्रेंट में, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का सवाल हो। ग्राफ बनाइए, बताइए ये कहां ले रहे हैं, y, ये कहां है x, तो बताइए y इज इक्वल टू क्या, e टू द पावर माइनस x जैसा ग्राफ है, ये y है और ये x है। अब जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो सोचने का तरीका देखिए, आप t इज इक्वल टू 0 से सोचिए, टाइम इसके पीछे तो जाएगा नहीं। t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितना है बताओ, सी नॉट, समान है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, सी नॉट। आप पुट करके देखना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना है। बताइए t इज इक्वल टू 0 डाल के देखना चाहता हूं मैं, चेक कर ले, माइनस के टी, टी की जगह कितना लगा दोगे, तो कितना आ गया, c इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर, c इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर 0 1। ऐसे भी पता होना चाहिए, इनिशियल तो यही है। बताइए ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे, लीनियरली या एक्सपोनेंशियली, ऐसे या फिर ऐसे, ये जो बनाया ऐसे, क्योंकि लीनियर रिलेशन नहीं है इस बार। नीचे आते आते आपको लग रहा होगा कि ये बस इससे मिलने वाला है, अब सवाल है कि ये इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे आ तो रहा है इसकी तरफ, आया लग रहा आ गया, आते आते चला जाता है, चला जाएगा या फिर मिलेगा, यहाँ पे एक प्रश्न है। इसको यहाँ कट करा दूं ऐसे, या फिर ऐसे जाकर के पैरेलल निकाल दूं, ये एक प्रश्न है। तो ये बात आप किसी को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे, कह देंगे कि इसमें ऐसा ही होता है, क्या इसको प्रूव करने का कोई तरीका है कि कट करेगा या नहीं करेगा, क्या पहले भी हमारे पास एक तरीका बताया गया, कब, जीरो ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में आप पेज पलट के अगर देखें तो उसमें क्या तरीका था कि मान लो थोड़ी देर के लिए कट कर गया, जब कट कर गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं हो सकता है, तो फिर नहीं कट करेगा, और सब कुछ वैसा ही होता रहे जैसा हो सकता है तो फिर तो कट कर ही गया है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कट कर गया, अगर कट कर गया तो बताइए क्या जीरो हो जाएगा, ये जो सी है वो जीरो हो जाएगा, यहाँ कट कर गया मान लो, ऐसे आके यहाँ घुस गया, तो सी कितना हो गया, आप सी को यहाँ पे जीरो पुट करके देखिए इस इक्वेशन में, सी को जब आप इसमें जीरो पुट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कट करेगा या नहीं करेगा, चेक करें। मान लीजिए ये इक्वेशन है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, नीचे लाके लिख दें तो प्लस के टी हो जाएगा, ई टू द पावर प्लस के टी कितना हो गया फिर, सी नॉट बाई, अब मान लो मैंने सी को जीरो पुट कर दिया, पता ही जब मैं सी को जीरो पुट करूंगा तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, जीरो, ऊपर क्या है, सी नॉट, सी नॉट बाई जीरो कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड। कैसे बताइए, सी नॉट की कुछ वैल्यू होगी, 3 4 5 6 कुछ तो होगी, नीचे जीरो है, बताइए 4 बाई जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड, क्यों, देखें जैसे मान लीजिए कोई पूछे 6 बाई 2 क्या होता है, 3, कैसे निकाला, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि 6 आ जाए, आंसर क्या है, 3। आपसे कहता है कि 4 बाई जीरो बताओ, तो जीरो में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 4 आ जाए, तो जीरो में सोच के देखिए कुछ मल्टीप्लाई करिए और 4 बनाने की कोशिश करिए, बड़े से बड़ा कुछ सोचिए, जीरो है तो उसमें बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई करिए, 5000, तब भी जीरो रहेगा। तो जीरो में बड़े से बड़ा आप क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि 4 बन जाए, तो आप कहेंगे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो 4 नहीं बनेगा, एक तो ये बोल सकते हैं। दूसरा आप ये कहते हैं कि बड़े से बड़ा जो भी आप सोच रहे हैं उससे भी बड़ा मल्टीप्लाई करें तब वो 4 बनेगा, यानी कि वो डिफाइन ही नहीं है, समझ पा रहे हैं। शून्य में क्या मल्टीप्लाई करे कि वो 4 बन जाए, तो आप क्या कहेंगे, इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, जो बड़े से बड़ा आप सोच पा रहे हैं उससे भी बड़ा,
आपने बोला मैंने 10,000 सोचा, मैंने कहा नहीं उससे भी बड़ा, कह रहे 1,00,000, उससे भी बड़ा। जो बड़े से बड़ा आप सोच पा रहे हैं, अगर उससे भी बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 4 नहीं बनेगा, तो अनडिफाइंड है वो। अब बताएं अगर मामला अनडिफाइंड, इसीलिए तो इन्फिनिटी लिखते हैं। यहीं पे आप उल्टा कर दें, 0/4 कर दें आप, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 0 बन जाए, अब तो 0 है मामला। समझ पा रहे हैं? एसएससी में फुर्तीले हवलदार बनाए जाते हैं। आ रहे हैं। अब देखिए बताइए, सी को आपने 0 डाल दिया, सी को 0 डाल दिया तो ये पूरा टर्म किसकी तरफ जाएगा, इन्फाइनाइट की तरफ। तो ये किसके बराबर है, e⁻ kt के बराबर है। तो ये पूरी चीज इन्फाइनाइट की तरफ, यानी कि सी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये पूरा टर्म इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। तो आप कह सकते हैं कि e⁻ kt, ये पूरा टर्म इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा। ये इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा तो इसमें एक ही तो वेरिएबल है, कौन, टाइम। तो इसको इन्फाइनाइट की तरफ कौन ले जा रहा है, इन्फाइनाइटली बड़ा कौन कर रहा है, टाइम। तो टाइम भी कहां जाएगा, ये कौन सा समय है, t 100%। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस बार जो 100% समय है या कंप्लीशन वाला टाइम है, वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो इनफाइनाइट है। अब आप बोलने के दो तरीके होते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि कब मिलोगे, तो आप उससे कह सकते हैं, नकारात्मक बात कर सकते हैं कि हम कभी नहीं मिलेंगे, या फिर आप उससे कह सकते हैं हम लोग इनफाइनाइट टाइम बाद मिलेंगे। अगर आप मैथ समझते होंगे तो आप कैसी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करिए, उससे कहिए इनफाइनाइट टाइम बाद मिलेंगे, उसको सुनने में भी अच्छा लगेगा। इनफाइनाइट धीरे से बोल दीजिएगा। कोई पूछे कि इसमें कंप्लीशन कब आएगा, आप कहेंगे कभी नहीं आएगा, तो निराश हो जाएगा। तो क्या बोलिए उसको, अनंत समय बाद आएगा। अनंत समय कब आएगा, जब आप भी नहीं होंगे, उसके बाद भी नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? तो कहने का तरीका है। बताइए ये ग्राफ कभी कट करेगा कि नहीं करेगा, या यूं कह लें कि कितने समय बात करेगा। अगर आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं तो आप कह दें इन्फाइनाइट समय बात करेगा, और अगर ना में जवाब देना चाहते हैं तो कह दें कि कभी कट नहीं करेगा। बात एक ही है। ठीक है, तो ये बताएं कौन सा समय है। तो ये इन्फाइनाइट की तरफ टेंड कर गया, तो जब सी 0 की तरफ जाएगा तो ये इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा, तो कट नहीं करेगा। कट नहीं करेगा तो ये दोनों रेल की दो पटरियों की तरह ऐसे चलते जाएंगे, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल, ऐसी कोई रिएक्शन जो कभी खत्म ही ना होती हो, रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। LIC की तरह मिलती कभी नहीं, वादा बहुत करती है। समझ रहे हैं? आप कहीं पे बम गिरा दें, मान लीजिए न्यूक्लियर बम गिर गया कहीं पे, वहां पे रेडियो एक्टिविटी चालू हो जाती है। हिरोशिमा पे मान लीजिए बम गिर गया, तो लोग वहां अभी भी रह रहे हैं। अब क्यों रह पा रहे हैं वहां, क्योंकि एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। ध्यान दें, रेट शून्य नहीं हुआ है। देखिए ये एक्टिविटी कैसी हो गई है, बहुत कम। काफी समय गुजर जाने के बाद ये जो एक्टिविटी है ये बहुत डिक्रीज हो जाती है। क्या वहां अभी भी रेडियो एक्टिविटी चल रही है, लेकिन उसका जो रेट है वो बहुत धीमा हो गया है। रेट क्यों धीमा हो गया है, कैसे समझाएंगे आप। तो आप कहेंगे जो आप C इज इक्वल टू C0 e⁻ लिखते हैं, जब आप इसको रेडियो एक्टिविटी पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, N इज इक्वल टू N0 e⁻ रेडियो एक्टिविटी में क्या गिने जाते हैं, न्यूक्लियस। ये क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये कौन है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस। ये वो टाइम है जितने समय में ऐसा हुआ। और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा डीके कांस्टेंट बोला जाता है। इसके मायने वही हैं। डीके कांस्टेंट किसकी जगह लिख दिया मैंने, के की जगह। तरीका वही है, चीजें वही है, बस नाम बदल गया है। तो रेडियो एक्टिविटी में जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो आप ऐसा पढ़ते हैं। अब बताएं जब आप ऐसा पढ़ते हैं तो ये ऑर्डर कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। क्या ये रिएक्शन कभी खत्म होगी। अब आप कहें कि अगर मैं बहुत समय बाद जाकर के चेक करूं तो क्या होगा। बहुत समय बाद जब आप चेक करेंगे तो बताइए सी किसकी तरफ गया था, 0 की तरफ। अगर इनफाइनाइट टाइम बाद आप चेक करें तो सी किसकी तरफ जाएगा। और जब सी 0 की तरफ जाएगा तो बताइए रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू के इंटू सी टू द पावर। कौन सी ऑर्डर है। तो बताइए जब सी 0 की तरफ जाएगा तो आर भी किसकी तरफ जाएगा, तो फिर आर भी 0 की तरफ जाएगा। तो क्या रेट बहुत डिक्रीज हो गया है, क्या रिएक्शन खत्म हो गई है, नहीं है, लेकिन रिएक्शन का रेट बहुत शून्य जैसा हो गया है। लेकिन शून्य कभी नहीं हो पाएगा, चलती रहेगी लेकिन ना के बराबर चलती है। इसलिए काम आराम से हो जाता है और आप जीवन गुजार सकते हैं।
गया। तो कहीं पे रेडियो एक्टिविटी लिख दें, रेडियो एक्टिव डिके लिख दें, कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? सारी बातें वही लागू होंगी जो फर्स्ट ऑर्डर में थी। कोई पूछे कि इनफाइनाइट टाइम बाद रेट का क्या होगा, तो क्या बताएंगे? इनफाइनाइट टाइम बाद रेट का क्या होगा? रेट किसकी तरफ टर्न हो रहा होगा? जीरो की तरफ, क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी तरफ जा रहा है? तो जब एक्टिविटी जीरो की तरफ जाएगी तो रेट भी जीरो। तो घुमा फिरा के सवाल नए भी बनाए जा सकते हैं। चले। एन नॉट कौन है इस फॉर्मूले में? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। एन कौन है? रिमेनिंग। ये सब हो गया। ठीक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी खत्म नहीं होती। इसमें कुछ होना भी नहीं है। यही काम जब आपने जीरो ऑर्डर में किया था तो समय कैसा आया था? फाइनाइट। समय फाइनाइट आया था। और यही काम जब आप फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं तो इनफाइनाइट। तो मैथमेटिकल इक्वेशन बताती है बात। ठीक है भाई, चलें आगे। हिंट डालिए। T75%। इसका क्या मतलब है? 75% खत्म हो गया है या 75% बचा है? 50% वाले में क्या मतलब था? दोनों मतलब सही थे, क्योंकि अगर 50% खत्म होगा तो 50% ही। 75% में दोनों बातें सही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर 75 खत्म हुआ है तो 25 बचा है, और अगर 75 बचा है तो 25 खत्म हुआ है। आपको देखना पड़ेगा। तो जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? वो कन्वर्टेड अमाउंट होता है। 75% हैज बीन कन्वर्टेड। कोई एक बात आपको लिखनी होगी, तो ये सही बात है। कभी भूल जाए आप तो सोचें कैसे? अगर आप 50% से सोचेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। किससे सोचें? कोई आपसे ये वाला समय पूछ रहा है और बताओ इसका क्या मतलब हो सकता है? 100% खत्म होने वाला टाइम पूछ रहा है या 100% बचने वाला? खत्म होने वाला। बचने वाला क्यों पूछेगा? वो तो जीरो होगा। अगर पूरा बचा है तो समय ही नहीं लगा। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे लिखा रहता है वो हमेशा कौन सा समय पूछता है? खत्म होने वाला। याद आ जाएगी बात। तो याद आ जाए तो फिर यहाँ लौट है। तो कुछ भी याद करने का नहीं है, सब चीजें लॉजिकल है। इसको निकालें। इनिशियल कितना है? कितना खत्म हो गया? 75%, मतलब 3/4 खत्म हो गया। तो बचा कितना? 1/4। तो सी की जगह कितना लिखते हैं? C0/4। टाइम निकालेंगे, वो टाइम कितना होगा? T3/4। सॉल्व करें। फॉर्मूला लगाएं 2.303 अपॉन के। अगर आपको 3/4 चाहिए तो यहां पे सी की जगह कितना पुट कर दें? C0/4। देखिए जब आप ऐसा पुट करेंगे तो C0 से C0, चीजें जब कट रही हैं तो कटते वक्त कुछ कहती हैं। देखिए C0 से C0 जब कट रहा था तो उसने कुछ आपसे कह दिया है। आपने ध्यान से सुना क्या? वो कह रहा है कि जो T3/4 है वो C0 पे डिपेंड ही नहीं करता। कट गया मतलब
उस पर डिपेंड नहीं करता। कल को आप C0 कुछ भी लगाएं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताएं आंसर क्या आ रहा है? ये बन जाएगा log 4। log 4 कितना होता है? 2 log 2। थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, इतना कीजिए। चलो मेरे आगे देखें। यहां तक मामला आ गया तो T3/4 की वैल्यू कितनी आ गई? 2.303 अपॉन के log 4। log 4 क्या होता है? 2 log 2। तो इसको लिख दो 2 स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 log 2। log 2 और इसका मल्टीप्लीकेशन 0.6932। तो ये आंसर आ गया 0.6932 बाई के इंटू 2। आप चाहें तो इसको 1.386 बाई के भी लिख सकते हैं। अब 3/4 के 2-3 फॉर्मेट यूज होंगे। पहला फॉर्मेट सवालों में जो इस्तेमाल होगा वो ये। दूसरा फॉर्मेट इसका भी कभी इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि T3/4 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ T हाफ। जब आप जीरो ऑर्डर पढ़ रहे थे तो जीरो ऑर्डर में भी हाफ लाइफ को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ आया था? वो कौन सा टाइम था? जीरो ऑर्डर में जब आप हाफ लाइफ में 2 मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ 100% टाइम आता था। इस बार तो 100% डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि 100% तो इनफाइनाइट है। तो इस बार कौन सा टाइम आया है? T3/4। सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन सी हाफ लाइफ का डबल करने पे T3/4 आएगा। जैसे पिछली बार सवाल में पूछा था, मैंने आपने क्या बताया था कि 100% जीरो ऑर्डर में जब बात करी थी, जीरो ऑर्डर में T 100% निकालने के लिए कौन सी वाली हाफ लाइफ का डबल टाइम दिया था? जहां से आप जीरो हुए थे वहीं से आधे हुए थे, पहली वाली। यहां पे कौन सी वाली हाफ लाइफ की बात हो रही है? कोई सी भी, क्योंकि सारी हाफ लाइफ एक बराबर है। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ बदलती ही नहीं है। तो आप पहली वाली में 2 मल्टीप्लाई करें या दूसरी में मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लिखें। हो गया? तो तीनों फॉर्मेट काम आते हैं सवालों। पहले भी सवाल लगा चुके हैं। कितना रेशियो आएगा? कर चुके हैं पीछे। पेज पलट के देखिए थोड़ा सा। बराबर। हाफ लाइफ बराबर होंगी तो फिर 1:1 लॉट है। क्या दोबारा क्यों कराया फिर? इसमें एक नई बात देखिए। नई बात यह कि यहां से यहां तक ये कौन है? फर्स्ट हाफ लाइफ। यहां से यहां तक ये कौन है? क्या दोनों हाफ लाइफ बराबर है? फिर यहां से यहां तक ये कौन है? ये T3/4 है। ध्यान से देखें तो ये वाला T 50% है। मान लें उदाहरण के तौर पे इसकी वैल्यू 20 मिनट है, तो फिर इसकी वैल्यू भी कितनी है? क्योंकि ये भी T 50% है।
और सारे टी 50% बराबर होते हैं, क्योंकि ये कौन सी ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेटा चल रहा है। तो आपसे पूछा जाए 4A से अगर आप कहां पहुंच गए, ए भी पहुंच गए मान लो, तो कितने खत्म हो गए और कितने बचे? 4A से ए भी पहुंचे तो 1/4 बचे हैं, तो खत्म कितने हो गए? तो ये पूरा टाइम कौन सा है? और ये T3/4 कितना आएगा? 20 + 20 यानी कि 40, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ टी 50%। तो कौन सी वाली हाफ लाइफ पे डबल करें आप? दोनों बराबर है, किसी का डबल कर लें। खींचे। तो पीछे वाली बात ये समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है? ठीक है भाई, आगे बढ़िए। T50 हो गया, T75 हो गया, कुछ और निकालते हैं, कोई नया टाइम नोट करें। मान लो आपने एक बार आधा किया, यहां पहुंचे, एक बार आधा और किया तो यहां पहुंचे, एक बार और करते तो कहां पहुंचते, तो एक बार और करते तो कहां पहुंचते? तो जरा इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। ये 100 है मान लें, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, फिर कितना हो गया? 50, फिर फिर उसका आधा। अगर आपसे कोई कहता है कि यहां से यहां गई, ये कौन है? हाफ लाइफ। ये कौन है? ये भी हाफ लाइफ है। ये वाली, क्या सब बराबर है? अगर ये बात फर्स्ट ऑर्डर की चल रही तो सब बराबर है, अगर यही बात जीरो ऑर्डर में चल रही तो सब बराबर नहीं है। जीरो ऑर्डर में अगर चल रही है तो आधी जिंदगी लगातार आधी होती चली जाती है। कम का याद भी होना चाहिए क्या होता है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू सी नॉट था। तो बात दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए कि अगर ये जीरो ऑर्डर होती, अगर ये जीरो ऑर्डर होती तो पहली वाली अगर 20 है तो अगली वाली 10 होगी, अगली वाली 5 और अगली वाली 2.5 होगी। लेकिन अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो अगर पहली वाली 20 है तो अगली भी 20 और अगली भी 20 और अगली भी 20 और इसकी जितनी भी अगली आने वाली वो सब 20। तो अगर आप इसे T50% बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ये भी T50% है, तो ये भी T50% है, और ये भी T50% है। अगर मैं इसको X बोल दूं तो इसको भी X बोलेंगे, तो ये भी X है, तो ये भी X है। तो अब आगे बढ़ा जाए तो फिर ये कौन है, और ये कौन है, और ये कौन है, और ये कौन है? ध्यान दें, अब इसमें जो पहला वाला ये कौन है, ये कौन है? ये T50% है। 100 से आप 50 पे आ गए तो कितना हो गया? 50 बचे हैं, 50 खत्म हो गए। ये कौन है? ये पूरा 100 से आप कहां आ गए? 25 पे आए, 25 पे आए तो 25 बचे हैं, तो खत्म कितना हो गया? खत्म कितना हो गया उस पर फोकस रखिए, 75%। अगले पे आइए, 100 से आप 12.5 पे आ गए, तो ये तो बचे हैं, खत्म कितने हो गए? माइनस कर दो, 87 100 में से 12.5 माइनस कर दें, तो ये खत्म हो गया। फिर अगले में आइए, 100 से अगर आप यहां पहुंच गए 6.25, तो ये तो बचे हैं, माइनस करें, तो 93.75%। इन चारों में कोई रिलेशन है क्या? पता है, अगर ये वाला एक्स है, चेक करिए, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये कौन है? एक्स। तो फिर ये कौन है? 2x।
2 बार x जुड़ गया ना। ये कौन है? ये देखिए 3x है, देख रहा है? तो ये कौन है? ये 4x है। तो वैल्यू लिखें, इसकी वैल्यू अगर आप x बोलते हैं तो ये 2x है, ये 3x है और ये 4x है। ठीक है, अब इस पे सवाल क्या बनेगा? हमारे ठीक है भाई। चलें सवाल देखें। Anybody can tell me where to get PDF? भारत का युवा अंग्रेजी में बात करता है। देखिए भाई, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो सवाल देखें। अगर आपसे कहता है कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको T50%, T75%, T87.5% और 4 व्यक्ति आपने देखे, चारों में क्या रिलेशन है? अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू, इसकी इसकी क्वेश्चन ये आएगा कि अगर T50% की वैल्यू मान लीजिए आपको 20 दे दी, 20 मिनट, तो बाकी वैल्यूज बता सकते हैं क्या? तो बाकी में कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। क्या आंसर होंगे बताओ? बाकी 3 के आंसर, पहला वाला 20, तो बाकी 2x 3x 4x, तो ये कितना? 2 हाफ लाइफ, ये 3 हाफ लाइफ, ये 4 हाफ लाइफ। ठीक है, कितने सवाल लग गए? ये दिया हुआ था और 3 बातें पूछ ले, कितने सवाल लग गए? आपको 3 दिख रहे होंगे, ये 3 से ज्यादा है। देखिए जब आपसे सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा? 4 लोग हैं, एक बार आपको ये दे देगा और बाकी 3 पूछेगा बारी बारी से, 3 बन गए। फिर आपको ये दे देगा, अब ये दे देगा तो बाकी 3 भी तो पूछ सकता है, तो फिर 3 और बन गए। हर एक व्यक्ति पे 3 सवाल, 4 लोग हैं तो कितने सवाल? 12 सवाल दिखने चाहिए आपको। तो क्या इस स्लाइड में 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं? 13वां दिख रहा है क्या? 13वां कौन सा? 13वां दिखने के लिए मतलब नजर आपकी तेज होनी चाहिए, आंखें 12 देख पाती हैं ज्यादा से ज्यादा। तो आगे जाइए, 13वां ढूंढिए। 13वां ये है कि आपसे कहेगा कि अगर एक क्वेश्चन है, उसके अंदर आपसे T50% की वैल्यू देता है 20, और वो कहता है T75% की वैल्यू है 40, कहने सब दे दोगे तो पूछोगे क्या? कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो। 4 ऑप्शन देगा, तो आप क्या टिक करके आएंगे? फर्स्ट ऑर्डर।
कोई समझाए कि भाई कैसे, तो क्या बताओगे, क्या दो तीन बातें कम से कम बोलो कि बात खत्म हो जाए। उससे कहेंगे जब वो पहली बार आधा हुआ तो कितने मिनट में आधा हुआ, या यूं कह लीजिए जब वो आधा हुआ तो कितने मिनट में आधा हुआ, 20 मिनट में। फिर अगला क्या कह रहा है कि जब वो 75% खत्म होता है तो उसे 40 मिनट लगते हैं। तो बताइए जब वो 100 से 50 हुआ होगा तो कितना टाइम लगा, 20 मिनट। 100 से 25 होने में कितना टाइम लगा, 40 मिनट। तो इसका मतलब 50 से 25 होने में भी 20 लगा होगा। क्या 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 करिए, देखिए 100 से 50 होने में कितना लगा, 20, और 100 से 25 होने में कितना लगा, 40। तो यानी कि यहां से यहां भी तो 20 ही लगा होगा, ऐसा तभी हो सकता है। और अगर दोनों में 20-20 लगा, इसका मतलब हाफ लाइफ को इनिशियल से कोई फर्क, और अगर हाफ लाइफ को इनिशियल से फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। समझ पा रहा है, ये 13वां है। क्या आपको 13 के अलावा भी कुछ दिखता है, ऐसे बहुत सारे बना सकता है। 14 नंबर देखिए, 14 में आपसे कहेगा कि अब दो दो की बारी लगाएगा, कहेगा ये दोनों दे दिए ऑर्डर बताओ, फिर कहेगा ये दोनों दे दिए तो ऑर्डर बताओ। समझ रहे हैं, फिर कहेगा ये और ये ले लो तो ऑर्डर बताओ, फिर ऐसे 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 ऐसे, यानी कि हर एक के साथ 3-3 कॉम्बिनेशन। 12 और सवाल है, क्या आपको 24 सवाल देखना शुरू हो गया, धीरे धीरे खेल बढ़ रहा है, खींचते जाइए, तब तक आपको 24 दिखने चाहिए। पहले वाले 12, दूसरे वाले 12, और कौन सा, ठीक है भैया, खींचो। समझ समाप्त हो गई क्या, अगली क्लास है नहीं तुम्हारी आज, 2 क्लासें थी आज, क्या तीसरी कौन सी, कितने बजे आए थे आज, अच्छा दूसरी नहीं तीसरी है क्या, ऐसा है, दूसरी कौन सी थी और तीसरी कौन सी थी, अच्छा दूसरी तो नहीं है, तीसरी पूछे तीसरी है कि नहीं, रुकना है कि जाना है। फ्लोर कहाँ है, फ्लोर वाला, अरे जी में बैठते हैं वो कहाँ है, हाँ हाँ, तीसरी है कि नहीं, तीसरी, ये दूसरी तो नहीं है बताया, तो कुछ नहीं पता, तो यार मालूम है, पता कर लिया, हाँ तीसरी है कि नहीं। तो हम खाली भी तो नहीं, तुम्हें समझते हो क्या, देखो ये रहे, बहुत जगह पढ़ाते हैं, फिर यूट्यूब पढ़ाना होता है, बहुत जीवन व्यस्त है, समझ रहे हैं, हर जगह देखते हैं, एक ही जगह देखेंगे तो भगवान कैसे कहलाएंगे, हर जगह व्याप्त हो जाइए। इसको नोट करिए, इसके बाद फिर इसको नोट करिए, आ गया, ये नोट कर लिया, कर लिया। इसके बाद बताइए कि और भी वेरिएशन बन सकते हैं इसमें, हाँ भाई और क्या वेरिएशन बन सकते हैं बताएं। कल को आपको इसके साथ ये दे देगा, फिर ये दे देगा, फिर ये दे देगा, कहेगा ऑर्डर पहचानो, तो अगर ये दे दे तब भी फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि और किसी ऑर्डर में ऐसा हो ही नहीं सकता। बताइए ये दे दे और ये दे दे और आपको साबित करना हो कि फर्स्ट ऑर्डर है, कैसे साबित करेंगे। कह रहे हैं 100 से 50 होने में 20 मिनट लगे, और 100 से 12.5 होने में 60 मिनट लगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब तीनों 20-20-20 हो, क्योंकि ध्यान दें अगर ये जीरो ऑर्डर होती, मान लीजिए जीरो ऑर्डर होती और ये 20 होता, तो फिर अगला वाला क्या होता, अगला वाला 10 होता, तो अगला वाला 5 होता, तो आंसर 35 होता, 60 हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं, अगर यही सेकंड ऑर्डर होती, अभी आप पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि सेकंड ऑर्डर में आधी जिंदगी दोगुनी हो जाती है। तो यही अगर सेकंड ऑर्डर होती तो ये वाला 20 होता, तो ये वाला और ये वाला 80 हो जाता है, वो भी कभी 60 नहीं बनता। और अगर 60 बन रहा है तो इसका मतलब वो एक ही बात है कि सारी ऑर्डर
सारे हाफ लाइफ बराबर होने चाहिए, और सारे हाफ लाइफ अगर बराबर हैं तो इससे साबित हो जाता है कि हाफ लाइफ को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उसे कहां से अदा किया गया है, और ऐसा सिर्फ कौन से ऑर्डर में होता है, ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में। तो यही टिक करेंगे आप। तो 24 सवाल स्क्रीन पे, आगे बढ़िए। अब आपसे कहता है कोई जनरल टाइम बताओ मेरे को, जैसे आपने टी 50% निकाल लिया, आपने टी 75% निकाल लिया, फिर आपसे कहता है कुछ और बताओ। कुछ और में आप क्या पूछ सकता है, आपसे आपसे ये पूछ सकता है, और हिम्मत करेगा तो ये पूछ लेगा, कभी उसका मन करेगा तो ये पूछ लेगा, तो इनमें से कुछ ही पूछ लेगा। आप बताएं इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर चीजों को जनरलाइज करना होगा। जनरलाइज करने का मतलब क्या है, आपको एक जनरल फॉर्मूला निकालना होगा जिसकी वैल्यू है T1/। अगर आपने ये निकाल लिया तो क्या सब निकल आएंगे, क्योंकि फिर n ही तो पुट करना है बस। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, डालिए कैलकुलेशन ऑफ T1/n, कैलकुलेशन ऑफ T1/n। T1/n निकालने के लिए थोड़ा सा एक नया फॉर्मेट देखें। तुम्हारा मकसद है इसको सॉल्व करना, एक बार ये सॉल्व हो गया तो क्या सारी चिंताएं खत्म है। फिर तो बस आपको n पुट करना है और कोई भी टाइम तुरंत निकल आएगा। तो देखें, सबसे पहले मान लें आप एक फॉर्मेट यूज करें ये वाला। अगर आप ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं तो इसमें x कौन है, x वो है जो कन्वर्टेड अमाउंट है ना। तो मान लें आपसे कहता है कि हाफ लाइफ में हमें x पुट करना है, हाफ लाइफ निकालनी है, तो x क्या पुट करेंगे, तो x वो पुट करेंगे जो अब नहीं रहा। तो बताइए इनिशियल अगर a हुआ करता था तो a में से आधा खत्म हो गया, तो कितना खत्म हो गया, a इंटू 1/2 खत्म हो गया, तो जो खत्म हो गया वही तो x है। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे, a/2। तो बताएं अगर यहाँ पे x की जगह a/2 पुट करें तो क्या टी हाफ निकल जाएगा, टी हाफ आएगा, चेक करिए 2.303। यहां जाएगा a/2। सॉल्व करें इसको थोड़ा, तीसरी है, तीसरी, सेकंड नहीं तीसरी है ना, ठीक। तीसरी है भैया, है ना, दूसरी नहीं। तो दूसरी में आप लोग आनंद ले सकते हैं, बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो आनंद लेते होंगे ना। लाइब्रेरी चले जाना, मतलब नीचे बैठ जाना या पढ़ लेना, और क्या आनंद लोगे। तो ए से कट जाएगा, जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लेना, कुछ छूटा है तो प्लस में से देख लेना। तो बताइए ये बन गया log 2। कितनों की क्लासेस कोई छूटी हुई है अभी तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी छुट्टी तो होगी कई लोगों, बाकी सब करी हुई है, बढ़िया लोग यार। तो जिनकी क्लास छुट्टी हो भाई तब तक बीच में गैप मिला करे तो प्लस खोल करके अपना बैकलॉग कवर करें। अब देखिए ये मामला जो हो गया, इसको ध्यान से देखिए। ये बताइए कि हाफ लाइफ आ रही है इससे, तो यानी कि ये तरीका भी बिल्कुल सही है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन लिखा था उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया फिर, एक्स। इसका उल्टा बोलो, फ्रैक्शन के नीचे जो लिखा था उसमें ए मल्टीप्लाई करने से अगर एक्स आ जाता है तो इसका उल्टा बोलो। कह रहे उल्टा हो गया, यही बात बोल दूं क्या। उल्टी बात यह है कि अगर एक्स की जो वैल्यू है उस एक्स की वैल्यू में से ए काट दें तो जो बचेगा वो फ्रैक्शन के नीचे आएगा। तो कभी आपको एक्स मिल जाए तो क्या उससे फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एक्स की जो वैल्यू उसमें से ए काट दें, जो बचेगा वो फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बताएं इससे फॉर्मेट से आंसर आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, T1/2 इज इक्वल टू 0.6932 बाई के इंटू 1। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सेम फॉर्मेट से आप निकालना चाहें T3/4 चेक करना चाहें, ये पहले मैं चेक कर रहा हूं, चेक करने का मतलब समझते हैं, जब मैं कोई नई बात करूंगा तो नई बात को पहले क्रॉस चेक किया जाता है। तो पहले आप उनको किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उन बातों के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जो आपको पहले से पता है। क्या पहले से आपको T3/4 पता है,
तो अभी हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि मामला सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। जब एक बार सेट हो जाएगा कि सही बैठ रहा है तो फिर मैं नई चीज पे अप्लाई करूंगा। समझ रहे हैं? तो बताइए T3/4 में क्या करें, x क्या पुट करें, इनिशियल कितना है, a का कितना कन्वर्ट हो गया, तो x कितना हो गया 3a/4। तो बताइए T3/4 की वैल्यू बताएं। 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू बताएं। x की वैल्यू लगाएंगे 3a/4 तो बन जाएगा a/4। तो यहां बन गया 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ a अपॉन a/4। a कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा। चेक करिए कि मामला सही बैठ रहा है इसका। इससे फॉर्मेट जो आ रहा है वो आ रहा है T3/4 का कितना, ये सॉल्व हो जाएगा 2 log 2 बन जाएगा तो क्या 2 इंटू 0.6932/k आ रहा है। तो मामला मैच कर रहा है, मतलब जो आपने पीछे पढ़ा था वो सही बैठ रहा है। तो अब कल को आप कोई नया टाइम इससे निकाल सकते हैं क्या। मान लीजिए यहाँ पे 3/4 की जगह कुछ और कर दिया तो आपको बस क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन नीचे लिखा जाए उसमें, हाँ भाई जो भी फ्रैक्शन नीचे लिखा जाए उसमें a मल्टीप्लाई कर दें तो उससे क्या आ जाता है x, उसको यहाँ पुट कर दें। आप कोई भी टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी टाइम इंटरवल खींच लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। अभी आपका गैप है मामला, थर्ड क्लास है भैया आपकी, है ना। तब तक के लिए आप आनंद ले सकते हैं। हाँ स्लाइड बैक कर लो, ये सब कर लो, क्लास बंद कर देना।